अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी के पास क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी को और कंटिन्यू करते हैं। 11 क्वेश्चन तक डिस्कस हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एनुअल 2014 में आया हुआ है। A 19-year-old girl, a new resident of Pine Teed locality, has developed breathlessness, dyspnea and wheeze suggestive of acute attacks of asthma, and lists some pathomimetics that can be given in her case. अस्थमा वो पेशेंट को हम एक्यूट अटैक है अस्थमा का, तो उसके लिए हमने सिम्पैथोमाइमेटिक्स देने। सिम्पैथोमाइमेटिक्स कौन से होते हैं? अब अस्थमा के एक्यूट अटैक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना, वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हैं। बीटा एगोनिस्ट की बात हो रही है तो बीटा 1 जो हैं वो मेनली होते हैं हार्ट के अंदर, और बाकी जहाँ भी हम डिस्कस करेंगे वो मेनली हम डिस्कस करेंगे बीटा 2 एगोनिस्ट जो हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट वो हैं 3 ATM से याद रख लें। अल्ब्यूटरॉल, टर्ब्यूटालीन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, और उसके अलावा यहाँ पे टर्ब्यूटालीन ये लिखा हुआ है, और M से मेटोप्रोटेरिनॉल। ये 3 जो है ना, ये मेरे हिसाब से सिर्फ यही आंसर एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा लिखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ ये 3 यहाँ पे आप लिखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अस्थमा, ड्रग ऑफ चॉइस। उसके बाद फिर हम प्रोफिलैक्सिस के लिए देते होते हैं ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इसमें साल्मेट्रिरोल, फॉर्मेट्रिरोल, इंडेकेट्रिरोल और विलेंट्रिरोल, ये 4 आ जाते हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ये दोनों लिखने के बाद फिर नीचे जाके ये अगर लिखने भी हैं तो नीचे ये लिख सकते हैं एपिनेफ्रीन, आइसोप्रोटेनॉल, एफिड्रीन, और जो है हाँ ये 4, ये 3 आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल मशवरा यही है कि सिर्फ ये शॉर्ट एक्टिंग लिखें और लॉन्ग एक्टिंग लिख दें, मोर देन इनफ हो जाएगा। उसके बाद जो है इनमरेट थेराप्यूटिक यूजेस। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टर्ब्यूटालीन एट रिसेप्टर लेवल। टर्ब्यूटालीन हमने देख लिया कि बीटा 2 एगोनिस्ट है। बीटा 2 एगोनिस्ट ने क्या करना है, जाके स्टिमुलेट एड्रेनालाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, जिसके थ्रू GS कपलिंग के थ्रू, एंड इंक्रीज साइक्लिक AMP ज़्यादा हो जाएगा स्मूथ मसल्स में। दिस इंक्रीज इन साइक्लिक AMP रिजल्ट्स इन पावरफुल ब्रोंकोडाइलेटर रिस्पॉन्स, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगी जो हमें अस्थमा में रिक्वायर्ड है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है एन्यूमरेट थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ क्लोनिडीन। क्लोनिडीन हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो क्लोनिडीन जो है अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है, और जो इन CNS में क्या करवाता है, डिक्रीज सिंपैथेटिक ANS आउटफ्लो को SA सिंपैथेटिक ANS आउटफ्लो को कम करवाता है CNS में, और ये अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है। अब इसके एक्शंस देख लेते हैं क्या करवा रहा है। टू लोअर ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। हमने पीछे भी देख लिया कि अल्फ़ा 2 जहाँ पे देंगे उसने वहाँ पे वेज़ोडाइलेशन करवा देनी है। वो होता है इस तरह कि अल्फ़ा 2 रिसेप्टर का मैकेनिज्म ध्यान में रखें कि ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे आके अल्फ़ा 2 अटैच हुआ। अब यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन निकलना है, नॉरएपिनेफ्रिन, उसके रिलीज़ को ये इनहिबिट करवा देता है। कम नॉरएपिनेफ्रिन निकलेगी, जिसकी वजह से जिन्होंने आगे जाके अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे एक्ट करके वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवानी थी वो करवा नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, और ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट इसका शो हो रहा है। टू हेल्प क्विट स्मोकिंग, डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज रिस्क ऑफ स्ट्रोक और अदर सीरियस प्रॉब्लम्स। ब्लड प्रेशर का कम करवा रहा है तो उसकी वजह से
स्ट्रोक के रिस्क कम हो जाएंगे और दूसरे सीरियस प्रॉब्लम। टू ट्रीट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फॉर विड्रॉल फ्रॉम नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स के लिए कुछ स्मोकिंग के लिए भी हम यूज़ करें, नारकोटिक ड्रग्स के लिए विड्रॉल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर हॉट फ्लशेज इन मेनोपॉज वुमेन, टू ट्रीट डिस्मेनोरिया, टू डायग्नोज फियोक्रोमोसाइटोमा। ये याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ डायग्नोज का नाम आ रहा है, टू डायग्नोज फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके ट्रीटमेंट में नहीं लिखते हैं, ट्रीटमेंट में अल्फ़ा एंटेगनिस्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा एंटेगनिस्ट यूज़ होते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा की ट्रीटमेंट में। तो ये सिर्फ डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ। फार्मर वाज स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड ओनली ऑन हिज क्रॉप, he was found unconscious by his co-workers and brought to emergency department. On examination he was salivating profusely, his breath was shallow and wheezing, BP was 130/85, pulse was 68 minute, pupils were constricted, IV line was maintained, and he was given atropine pralidoxime IV. What is the possible agent for his sign and symptoms? How does it acts? हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसका। Possible agent for his signs and symptoms is organophosphate, that is indirectly acting cholinomimetic agent. मैकेनिज्म बताया मैंने आपको डिटेल। दे बाइंड cholinesterase and undergo hydrolysis and alcohol portion of molecule is released rapidly, but the acidic portion is released too much slowly, which prevents the binding and hydrolysis of endogenous acetylcholine and thus cause amplified effects of acetylcholine। मतलब ये है कि ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो है कोलिनेस्ट्रेज के साथ बाइंड हुआ और उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी। अब हाइड्रोलिसिस की वजह से जो अल्कोहल पोर्शन है मॉलिक्यूल का वो फ़ौरन निकल गया और जो एसिडिक पोर्शन है फॉस्फेट आयन आराम आराम स्लोली रिलीज़ हुआ। मतलब वो उसके साथ फॉस्फेट आयन लगा रह गया इसकी एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिव साइट के साथ। कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिव साइट के साथ मैंने आपको पहले लिख के भी बताया। मतलब यहाँ पे ये आके ऑर्गेनोफॉस्फेट अटैच हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन अल्कोहल पोर्शन यहाँ से निकल गया रिएक्शन के नतीजे में, और ये फॉस्फेट जो फॉस्फोरस आयन है यहाँ पे अटैच हुआ रह गया। ये काफ़ी देर बाद निकलेगा जिसकी वजह से ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज यहाँ पे बाउंड हुआ है जिसकी वजह से ये प्रिवेंट्स बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एंडोजेनस एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन के साथ अटैच नहीं कर सकेगा और उसको वहाँ से रिसेप्टर से हटवा नहीं सकेगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, एम्पलीफाइड इफ़ेक्ट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैशनल फॉर गिविंग एट्रोपिन एंड प्रोलिडॉक्साइन, एनुमरेट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन। अब पूछा हुआ है एट्रोपिन और प्रोलिडॉक्साइन हमने क्यों दिए हैं, वो यहाँ पे एंटीडोट ऑफ फर्स्ट चॉइस इन सच टॉक्सिक एक्सपोजर इज एंटी मस्करिनिक एजेंट एट्रोपिन, बट दिस ड्रग हैज़ नॉट इफेक्ट ऑन निकोटिनिक साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी। एट्रोपिन का हमने पढ़ा है कि ये नॉन सेलेक्टिव मस्करिनिक एंटेगनिस्ट है, मस्करिनिक ब्लॉकर है। तो अब मस्करिनिक जो कोलिनोमाइमेटिक्स जो हैं वो दो तरह के हैं, मस्करिनिक और निकोटिनिक। अब एट्रोपिन देने की वजह से मस्करिनिक इफ़ेक्ट्स तो रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन निकोटिनिक के लिए हमने क्या करना है, निकोटिनिक के लिए हमारे पास कोई एंटीडोट प्रॉपर नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, निकोटिनिक टॉक्सिसिटी इज ट्रीटेड बाय रीजनरेटिंग एक्टिव कोलिनेस्ट्रेज। हमें एक्टिव कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है वो दोबारा रीजनरेट करवाना पड़ेगा वो प्रोलिडॉक्साइन से। वो सारा प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट क्वेश्चन में। एंड प्रोलिडॉक्साइन इज रीजनरेटर ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज
These chemical antagonists contain an enzyme group which have high affinity for phosphorus group of insecticides, and this may reverse both nicotinic and muscarinic effects. उसके बाद थर्ड में पूछा हुआ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट्स में दो तरह के होते हैं, एक प्रेडिक्टेबल टॉक्सिसिटी होती है और दूसरा होता है कि अदर टॉक्सिसिटीज़। प्रेडिक्टेबल टॉक्सिसिटी जो उसकी मेन होनी होती है, अदर टॉक्सिसिटी में कुछ हो जाती हैं कुछ नहीं होती। अब जो इसमें वही याद रख लें, हॉट एज पिस्टल, मैड एज हैटर, ड्राई एज बोन, रेड एज बीट। रेड एज बीट क्यों हो रहा है कि मतलब सेलिवेशन स्वेटिंग नहीं हो रही, स्किन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बॉडी का टेम्परेचर, जिसकी वजह से रेड फ्लशिंग हो रही है। और सेलिवेशन, लेक्रीमेशन और स्वेटिंग नहीं हो रही, ड्राई हुआ है। मैड और उसके बाद हॉट, वही जो है हाइपरथर्मिया हुआ है। अभी देखते हैं ब्लॉकेज ऑफ थर्मल रेगुलेटरी स्वेटिंग may cause hyperthermia, sweating, salivation, lacrimation, significantly reduced, moderate tachycardia, constipation, blood vein, acute closed angle glaucoma in adults, urinary retention with benign prostatic hyperplasia patients. एक और तरीका इसको याद रखने का, दो तीन तरीके बता रहा हूँ, कोई तो एक याद रहेगा। डम्बेल्स, यहाँ निमोनिक पढ़ा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी के लिए, इससे होता है डायरिया, डी फॉर डायरिया। अब इसको उलट लिखना है हमने, इसमें हम लिखते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसमें यूरिनेशन हो रही है, इसमें यूरिन रिटेंशन करवा दी हमने। इसमें मायोसिस हो रहा है, यहाँ पे हमने मिड्रियासिस करवा दिया। उसके बाद बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पे हम करवा दें टैकीकार्डिया। बी फॉर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन हो रही है। उसके बाद ई फॉर एक्साइटेशन होता है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास सिडेशन हो रही है उसके अपोजिट में। एल फॉर लेक्रीमेशन होता है, तो यहाँ पे डिक्रीज लेक्रीमेशन हुई है, और डिक्रीज सेलिवेशन और डिक्रीज स्वेटिंग। तो उसके बाद अदर टॉक्सिसिटीज़ में सिडेशन, एमनीजिया, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, कन्वल्जन्स, इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन ब्लॉकेड, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ हेड, नेक, ट्रंक रिजल्टिंग एट्रोपिन फ्लश कैन बी डायग्नोस्टिक इन ओवरडोज ऑफ दिस ड्रग। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टोसिस, diplopia, difficulty in speaking and swallowing with severe muscle weakness. He is diagnosed as a case of myasthenia gravis. Name 2 cholinergic drugs for treatment of this drug. This patient give role of adrophonium in diagnosis of myasthenia gravis. Drugs जो है हमारे पास नियोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन, पाइरिडोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन को हम प्रेफर नहीं करते, नियोस्टिगमीन, क्योंकि हमने वो पीछे क्वेश्चन पढ़ लिया कि ये पेरिफेरल डिजीज़ है और नियोस्टिगमीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इसके पेरिफेरल इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। और फाइजोस्टिगमीन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके सीएनएस में इफेक्ट्स शो करवा सकती है। और उसके बाद रोल ऑफ एड्रोफोनियम इन डायग्नोसिस ऑफ मैस्थीनिया ग्रेविस। अब एड्रोफोनियम जो है ये क्या करवा रहा है? अब मैस्थीनिया ग्रेविस और मैस्थीनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस को आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करवा देता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैस्थीनिया ग्रेविस में ये होता है कि पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल जो है न्यूरॉन का, यहाँ पे आके एसिटाइलकोलिन ने आके अटैच होना है, यहाँ रिसेप्टर लगे होते हैं। मैस्थीनिया ग्रेविस में होता है कि रिसेप्टर्स जो है ना कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल वीकनेस
मसल वीकनेस होती है, मसल आगे सही तरह कंट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये मैं लिख रहा हूँ मेस्सीनिक क्राइसिस। और एक कंडीशन होती है कोलिनर्जिक क्राइसिस। उसमें ये होता है कि आगे जो है मसल जो है इस पे इतना ज़्यादा पीछे से एसिटाइल कोलिन आया, इतनी दफ़ा मसल्स यहाँ पे रिसेप्टर्स नॉर्मल हैं, मैं नॉर्मल 4-5 बना रहा हूँ, नॉर्मल रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे बार बार आके इसने स्टिमुलेशन हो के आगे जो सोडियम कैल्शियम के स्टोर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से अब हम मज़ीद एसिटाइल कोलिन देंगे भी सही तो जो है ना इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, मसल वीक ही रहेगा। अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, उसमें कोलिनर्जिक क्राइसिस वाला पेशेंट है और दूसरा मेस्सीनिक क्राइसिस वाला पेशेंट है। एक पेशेंट है, हम उसके मसल्स वीक हैं, हमने ये डायग्नोज करना है कि इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है या मेस्सीनिक क्राइसिस है। उसके लिए क्या होगा कि हम एसिटाइल कोलिन देंगे। एसिटाइल कोलिन जो है ना वो देते हैं तो उसने रिसेप्टर पर अटैच करके वहाँ पे अपना फंक्शन शो करना है। अब यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं ही वैसे थोड़े से, एसिटाइल कोलिन दिया हमने तो एसिटाइल कोलिन आके लगा, फ़ौरन ही कोलिनेस्टेज आया, एसिटाइल कोलिनेस्टेज उसने आगे इसको पकड़ लिया और उसके ब्रेक डाउन करवा दी। तो इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा शो नहीं हुआ क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स पहले ही कम हैं और जो है ना कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो सकी। अब इधर जब हम देंगे एसिटाइल कोलिन देंगे तो रिसेप्टर तो सारे प्रॉपर मौजूद हैं, जितना ज़्यादा एसिटाइल कोलिन दे दें तो ये जो है आगे स्टिमुलेशन नहीं होगी क्योंकि सब स्टोर्स एग्जॉस्ट हुए हैं। तो अब हम एड्रोफोनियम दे के क्या करते हैं कि एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम जो है ना, एड्रोफोनियम इसको पकड़ लेता है, एसिटाइल कोलिनेस्टेज को इसके साथ बाइंड हो जाता है और इस एंजाइम को जो है एसिटाइल कोलिन के साथ अटैच नहीं होने देता। जब इस एंजाइम को इसने पकड़ लिया, एसिटाइल कोलिन हमने साथ दे दी काफ़ी सारी, तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पे शो होगा, मसल कंट्रैक्शन होगी जिससे हमें पता चलेगा मसल की इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये मेस्सीनिक क्राइसिस है। तो ये इस तरह का इसका सारा मैकेनिज्म है। प्रोलॉन्ग्स द इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिनेस्टेज, प्रोलॉन्ग्स द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। उसके बाद यहाँ पे पीछे वाला न्यूरॉन भी बना देता हूँ। ड्यूरेशन लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, शॉर्ट एक्टिंग है और जो है तो यहाँ तक इसका जो है ना आंसर काफ़ी है। उसके बाद इसको जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो सारी नीचे लिख भी सकते हैं। एनलिस्ट 4 यूजेस ऑफ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स विद 1 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ईच। 4 यूजेस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए प्राजोसिन है। यहाँ पे ये याद रखेंगे ना, ड्रग ऑफ चॉइस पूछी हुई है। मैंने यूहिम्बीन लिखा था लेकिन इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस अब नहीं रही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, इसलिए मैंने बाद में काट दिया है। सिर्फ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की ड्रग ऑफ चॉइस प्राजोसिन, फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस फेंटोलामीन, मेस्टोसाइटोसिस के लिए फिनॉक्सीबेंजामीन और इसके लिए इसी तरह रेनॉल्ड्स फिनोमिना के लिए भी फिनॉक्सीबेंजामीन हम दे सकते हैं। उसका एंटीडोट टू ओवरडोज ऑफ अल्फ़ा एगोनिस्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फेंटोलामीन। तो अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, अल्फ़ा ओवरडोज हो गई अल्फ़ा एगोनिस्ट की। इसके बाद हाइपरटेंशन के लिए भी प्राजोसिन दी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाएं। A 30-year-old man is diagnosed as a case of essential hypertension and advised 1 beta adrenoreceptor blocking agent. Classify these drugs based on relative blocking activity for beta 1 and beta 2 receptors and give 1 or 2 examples of each group as applicable. हमने बीटा रिसेप्टर्स को जो है ना क्लासीफाई करना है और उनके साथ साथ उनकी ड्रग्स भी लिखनी है। बीटा रिसेप्टर्स जो है ना 4 तरह के हम पढ़ लें। बीटा नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 सेलेक्टिव, बीटा 2 सेलेक्टिव और बोथ अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव में प्रोप्रानोलोल, बीटा 1 सेलेक्टिव में एटिनोलोल,
एसीब्यूटोलोल, एस्मोलोल, बीटा 2 सेलेक्टिव में बिटॉक्सामाइन, और उसके अलावा ये इसके लिए मुझे एक ही मिला है, इससे दूसरा एग्जांपल बहुत सर्च की है, अगर किसी को पता चले तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा बोथ ब्लॉकर्स, लेबिटोलोल, कार्बिडोलोल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट 5 क्लिनिकल एप्लीकेशन एंटी मस्करीनिक ड्रग्स एंड नेम 1 इम्पॉर्टेंट ड्रग फॉर ईच। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा नहीं मैं करता, ये मैंने आपको बुक पे दिखाया था। नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अ पेशेंट वाज गिवन इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फ्यू मिनट्स लेटर ही डेवलप्ड एंजियोडीमा, ब्रोंकोस्पाज्म, सेवियर हाइपोटेंशन, ही वाज immediately given IM injection of epinephrine and with marked improvement. Enumerate 4 clinical applications of epinephrine. एपिनेफ्रीन के 4 क्लिनिकल यूजेस लिखने हैं। इसके लिए जो है ना वो हैं तो इसके काफ़ी सारे, मैं तो इसका याद रखा हुआ है ABCHIL, यहाँ शायद आपको शो हो रहा हो, ये मैंने फोकस कर लिया यहाँ पे। ABC एनाफिलैक्सिस, ब्रोंकोस्पाज्म, कार्डिक अरेस्ट, हीमोस्टैटिक एजेंट, इंसुलिन इनहिबिशन और लोकल एनेस्थेटिक। बाकी इसमें जो लिखे हुए हैं ये भी देख लेते हैं। एक्यूट हाइपोटेंशन में कार्डिक अरेस्ट, एपिस्टेक्सिस, और जो है फॉर गिंगिवेक्टमी इन गिंगिवल स्ट्रिंग, एनाफिलेक्टिक शॉक, यूज्ड इन ग्लाउकोमा ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता था लेकिन ऑब्सोलीट है, हीमोस्टैटिक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन एनाफिलेक्टिक शॉक। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ एपिनेफ्रीन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अबव मेंशन्ड पेशेंट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रिसेप्टर्स इन्वॉल्व्ड। अब आ जाए इसमें कि एपिनेफ्रीन एनाफिलेक्टिक शॉक में किस तरह एक्ट कर रहा है। एपिनेफ्रीन का हमें पता होना चाहिए कि ये सारे रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, अल्फ़ा 1, बीटा 2, अल्फ़ा 2 पे भी करता है और बीटा 3 पे भी करता है। तो इसमें होता इस तरह है कि एनाफिलेक्सिस में हमें पता है कि ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, एंजियोडीमा हुआ है और दूसरा हाइपोटेंशन है। हमने इन 3 चीज़ों को मेनली सामने रख के अपना आंसर लिखना है। बाय बाइंडिंग टू बीटा 2 रिसेप्टर इन ब्रोंकाई, बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकाई में होते हैं, उन पे ये एक्ट करता है तो ब्रोंको डायलेशन करवा देता है। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई है एनाफिलेक्सिस में तो ब्रोंको डायलेशन करवा दिया इसने, ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है ना, यहाँ पे हमने पढ़ लिया। उसके बाद बाय बाइंडिंग अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, हाइपोटेंशन हुआ है, हमने उसको डील करना है तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करवाएंगे, वो जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर इन द ब्लड वेसल मेंटेन आर्टेरियल प्रेशर, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, बीटा बाय बाइंडिंग बीटा 1 रिसेप्टर्स इन द हार्ट पे भी आके एक्ट करेगा, इसकी वजह से कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ आउटपुट हो जाएगी, और जो है ना आइनोट्रोपिक और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफ़ेक्ट्स होंगे, कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सारा जो है ना हाइपोटेंशन ट्रीट हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर ऑप्थेल्मिक यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स। इसमें आ जाए ऑप्थेल्मिक यूजेस में, पहले ये देख लें, ओपन एंगल ग्लाउकोमा में के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और दूसरा ये कि टू इंड्यूस प्यूपिल मायोसिस इन ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स एंड लेजर सर्जरीज टू फैसिलिटेट प्रोसीजर। तो सर्जरीज वगैरह में जब मायोसिस करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पाइलोकार्बिन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, कार्बाकोल ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, फाइजोस्टिगमिन इंक्रीज आउटफ्लो सो यूजेस इन ग्लाउकोमा,
साइक्लोफेनोलेट यूज्ड इन ग्लाउकोमा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर यूजेस। एनिमेटेड कार्डियोवास्कुलर यूजेस ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, गिव एट लीस्ट वन एग्जांपल फॉर ईच। कार्डियोवास्कुलर यूजेस में जो डोपामीन है ये कार्डियोजेनिक शॉक में इस्तेमाल होता है, डोब्यूटामीन कार्डियोजेनिक शॉक में, नॉरएपिनेफ्रिन सेप्टिक शॉक और जो है कार्डियोजेनिक शॉक, एपिनेफ्रिन लोकल हीमोस्टैटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये कार्डिक अरेस्ट में भी इस्तेमाल हो के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। ये याद रखने से इन्होंने कार्डियोवास्कुलर यूजेस पूछे हुए हैं, वरना तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं। फिनाइल एफ्रीन जो है ये डीकंजेस्टेंट एंड स्पाइनल शॉक। फिनाइल एफ्रीन का काम क्या था कि अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट है, तो ये और इसके अलावा न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन में भी इस्तेमाल होता है, एक्यूट हाइपोटेंशन में भी के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मिडल एज्ड मैन वाज एडमिटेड टू कार्डियोलॉजी ICU. He had cardiogenic shock after acute myocardial infarction. He was given IV infusion of dopamine along with other medication. Why dopamine was given by intravenous route and in infusion form? अब दोनों का हम अलग अलग देख लेते हैं। पहले तो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डोपामीन रिसेप्टर जो है ना, डोपामीन जो है ये किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। अल्फ़ा पहले D1 D2, उसके बाद जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और उसके बाद बीटा 1 और बीटा 3। अब सबसे पहले जो होगा ना, डोपामीन एक्ट करेगा D1 रिसेप्टर्स पे। जब उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो बीटा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करना शुरू कर देगा, और जब उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो वो अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी डोपामीन D1 रिसेप्टर्स की है, फिर बीटा रिसेप्टर्स की है, फिर उसके बाद अल्फ़ा रिसेप्टर्स की। अब हम देते हैं, जब IV इन्फ्यूजन देते हैं तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, रीड करते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ साथ साथ। इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोपामीन प्रोमोट्स वेजोडाइलेशन ऑफ रीनल, सप्लैंक्निक, कोरोनरी and perhaps other resistance vessels via D1 activation of D1 receptors। अब D1 रिसेप्टर्स जो हैं ये सारे जो हैं, इन सारी जगहों पे जब ये D1 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ D1 रिसेप्टर्स इन द रीनल वास्कुलेचर आल्सो इंड्यूस नाइट्रोजूरेसिस। मतलब नाइट्रोजूरेसिस मतलब सोडियम वगैरह साल्ट्स का जो है यूरिन में निकलना, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। द रीनल इफ़ेक्ट्स ऑफ डोपामीन हैव बीन यूज्ड क्लिनिकली टू इम्प्रूव परफ्यूजन टू द किडनी इन सिचुएशंस ऑफ ओलिगोरिया। अब जो है ये कंडीशन जिसमें ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन है, जिसमें जो है ना ब्लड पूरा पहुंच नहीं रहा, अब किडनी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो किडनी में भी जो है ना ये पर ब्लड की परफ्यूजन ज़्यादा अच्छी तरह वहाँ तक ब्लड पहुँचा देता है, क्योंकि इसका रीनल सप्लैंक्निक वेसल्स में वेजोडाइलेशन करवाता है, इसलिए इसका डोपामीन का इफ़ेक्ट। एक्टिवेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक D2 रिसेप्टर्स सप्रेसिस नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़। जो D2 रिसेप्टर्स जो हैं प्री साइनेप्टिक, जिससे मैंने अल्फ़ा 2 का बताया था, उससे D2 रिसेप्टर्स जो हैं ये नॉरएपिनेफ्रिन को कम करवाते हैं, ये रिलीज़ को कम करवाते हैं। बट इट इज़ अनक्लियर इफ़ दिस कंट्रीब्यूट्स टू कार्डियोवास्कुलर इफ़ेक्ट्स ऑफ डोपामीन। लेकिन इसका अभी तक क्लियर नहीं हो सका कि इस इफ़ेक्ट, ये जो D2 रिसेप्टर्स का इफ़ेक्ट है वो कार्डियोवास्कुलर इफ़ेक्ट्स जो हैं डोपामीन उसमें आता है या नहीं आता। इन एडिशन डोपामीन एक्टिवेट्स बीटा 1 रिसेप्टर्स इन द हार्ट।
बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में होते हैं, वो क्या करवाते हैं, जब एक्टिव होते हैं तो कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देते हैं। कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएंगे तो कार्डिक वो जो है आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। एट लो डोजेज पेरिफेरल रेजिस्टेंस में डिक्रीज़। इसका इन्फ्यूजन फॉर्म में क्या होगा, एट हायर रेट्स ऑफ इन्फ्यूजन डोपामिन एक्टिवेट्स अल्फ़ा रिसेप्टर्स। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा डोजेस देंगे तो बीटा होंगे, फिर जो है अल्फ़ा रिसेप्टर्स भी एक्टिव हो जाए। हायर डोजेस की हम बात कर रहे हैं। लीडिंग टू वेजोकंस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग इन द रीनल वैस्कुलर बेड consequently high rates of infusion of dopamine may mimic the actions of epinephrine। हाई डोजेस देंगे तो एपिनेफ्रिन वाला एक्शन भी ये परफॉर्म करेगा। उसके लो टू मीडियम डोजेस ऑफ डोपामिन इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड सिस्टेमिक एंड रीजनल ब्लड फ्लो इन ड्रग स्पेसिफिक मैनर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की पे, जो है थर्ड क्वेश्चन पे। वाई डोपामिन इज़ प्रेफर्ड ओवर नॉरएपिनेफ्रिन इन सम शॉक्स। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ओवर डोपामिन। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट सच एज डोपामिन, ये मतलब हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा था शॉक में, जो जिसका फ़ायदा होता है हमें। उसके अलावा प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ हार्ट फेलियर सिम्टम्स इन पेशेंट्स विद advanced ventricular dysfunction in low to moderate doses. These drugs may increase cardiac output compared with epinephrine, cause relatively little peripheral vasoconstriction। एपिनेफ्रीन जो है पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा करवाएगा क्योंकि इसका अल्फ़ा इफ़ेक्ट ज़्यादा है, अल्फ़ा 1, क्योंकि इसकी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की सेंसिटिविटी ज़्यादा थी। तो इसलिए हम डोपामीन को प्रेफर करते हैं शॉक्स की कंडीशन में, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक हो गया और इसके अलावा सेप्टिक शॉक। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है तो 18 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। 19th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब भी कर लें नीचे।